इब्राहिम ग्रुप में मैसेज कर देते मैं खा देंगे। पता नहीं आगे भी है नहीं। ओके क्लास, आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। Yes, ma'am. कैसे आ रही है? Yes, miss. ओके, वॉइस क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वॉइस में? सो फॉर राइट नाउ अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, दैट्स गुड। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस करते हैं, मैं एक दफ़ा थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ स्टार्ट में। वॉइस की इशू की वजह से आप लोग प्रॉपर्ली शायद गेट नहीं कर सके थे, तो मैं ज़रा चीज़ों को समराइज करके बता देती हूँ। ठीक है, हमने मार्क्स डिस्कशन देखी थी। मार्क्स कितने होंगे हमारे पास? मिड टर्म जो है वो 20 to 25। वो जो कोर्स आउटलाइन है वो भी मैं आपके LMS पे अपलोड कर दूंगी, तो आपके पास भी वो फाइल ओपन होगी। ठीक है, सो हमारे पास कोर्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि मिड टर्म कैन बी ऑफ 20 to 25%। फाइनल पेपर आपका 40% का होगा। प्रोजेक्ट के मार्क्स को मैंने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। 15 मार्क्स होंगे प्रोजेक्ट के, जिसमें से 10 मार्क्स इज फॉर रिपोर्ट एंड 5 मार्क्स इज फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन के टाइम पे आप पीपीटी की प्रेजेंटेशन बनाओगे भी और उसको क्लास में प्रेजेंट भी करोगे। अब देखते हैं मीन टाइम उस टाइम तक शायद यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए, तो वो फिर इन फ्रंट ऑफ क्लास आपको प्रेजेंट करना होगा। और अगर ऑनलाइन चलेगा तो फिर इसी तरीके से आप अपनी स्क्रीन शेयर करके अपनी जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है उसको प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये आपके प्रोजेक्ट के 15 मार्क्स हो गए, जिसमें से 10 मार्क्स रिपोर्ट के होंगे। रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स आपकी उसमें यूज होंगी। प्रोजेक्ट में आपने ये करना होगा कि कोई भी एक कंपनी चूज करनी होगी जो ERP को यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि और फिर उसके बाद मैं कुछ टेम्पलेट आपको दूंगी रिपोर्ट का, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली आपने अपनी रिपोर्ट को अपडेट करना होगा। ठीक है, वो कुछ क्वेश्चंस होंगे कि वो जो कंपनी आपने चूज की है उसमें ERP से पहले कैसे काम हो रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो उस कंपनी को फेस करनी पड़ी, उन्होंने क्यों डिसीजन लिया कि हमें ERP की तरफ मूव करना चाहिए, ERP के पे मूव करने के लिए उनको क्या क्या प्लानिंग यूज करनी होता है, वो सारी इंप्लीमेंटेशन आप रिपोर्ट के टर्म में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में बताएंगे। ठीक है, और फिर उससे जो है प्रेजेंटेशन का भी मैं आपको बता दूंगी कि प्रेजेंटेशन में क्या टॉपिक्स मैं आप लोगों को असाइन करूंगी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हो गया। बाकी आपके मार्क्स जो बचे वो असाइनमेंट, क्विजेज और क्लास पार्टिसिपेशन के। ठीक है, तो उसमें हम 20 मार्क्स में ब्रेक कर देंगे। अगर मिड टर्म 25 का हुआ और 40 का आपका फाइनल हुआ और 15 का आपका प्रोजेक्ट हुआ, तो ये हो गए 80 मार्क्स। बाकी बचे 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स को हम डिवाइड करेंगे क्विजेस, असाइनमेंट और क्लास पार्टिसिपेशन में, जिसमें क्विजेस का वेटेज ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ एक मैं ये बता दूं कि अगर आप लोगों को कॉपीड कंटेंट जो है, जो कॉपी करेगा जो करवाएगा, ये मैं हर क्लास में बहुत क्लियरली बोल देती हूँ, जो कॉपी करेगा जो करवाएगा मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तो जो कंटेंट मुझे कॉपी मिला तो वो करने वाला करवाने वाला दोनों को फिर मैं 0 मार्क्स दूंगी।
ठीक है। और ये अब तक चाहे ऑनलाइन में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है और ये हिस्ट्री रही है कि बच्चे मेरी आईडी में फेल होते हैं जिनके कंटेंट कॉपी होते हैं। ठीक है। और वो मैं इस तरीके से मतलब चेकिंग करती हूँ कि मेंशन कर देती हूँ कि इस स्टूडेंट ने इस स्टूडेंट के साथ कॉपी किया है, तो वो फिर आर्ग्यूमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। ठीक है। तो फिर जो आर्ग्यूमेंट करता है उसके आर्ग्यूमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, बात चाहे जहाँ तक भी चली जाए, लेकिन जो फेल होता है फिर वो फेल होता है। अभी भी बहुत सारे थियोरेटिकल कोर्स में भी हुआ है और प्रोग्रामिंग में भी हुए हैं। ठीक है। तो कॉपी बिल्कुल मत कीजिएगा, ना क्विज, ना असाइनमेंट, ना एनीथिंग एल्स। ओके, ये चीज़ मैं बहुत क्लियरली हर क्लास में बता देती हूँ। और ये भी कि करने वाला और करवाने वाला मेरी नज़र में दोनों इक्वल है। ठीक है। और दोनों के ही मैं मार्क्स डिडक्ट करती हूँ। ठीक है। अब हम कोर्स का जो है वो स्टार्ट करते हैं। ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। ईआरपी को पहले डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ओवरव्यू क्या दे देती हूँ कि हमारे पास जब भी हम किसी कंपनी की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी हम क्यों जो है वो स्टार्ट करते हैं, कोई भी कंपनी क्यों रन हो रही होती है, कोई ना कोई स्पेसिफिक सेट्स होते हैं या कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या कुछ गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए कोई कंपनी वजूद में आती है। ठीक है। तो वो जो टारगेट्स को मीट करने के लिए हम कुछ डिफरेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं और उन प्रोसेस को फॉलो करके हम अपने ऑब्जेक्टिव या टारगेट के करीब होते चले जाते हैं। और वो प्रोसेस क्या होते हैं? सेट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज विच वी हैव परफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव एनी पर्टिकुलर टास्क और ऑब्जेक्टिव। सो जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी मीन्स मल्टीपल पीपल्स। ठीक है। मल्टीपल एम्प्लॉयज, मल्टीपल सारे लोग मिलके काम करेंगे जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा और हर किसी को अपने टास्क पता होंगे कि हमने क्या काम करना है। ठीक है। तो जब हम कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो इट इज अ सेट ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉयज और पर्सन्स विच आर वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। ठीक है। तो जब हम लोगों की बात कर रहे हैं तो हर किसी की अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट एज वेल। किसी भी कंपनी की हम बात करें, सो आवर कंपनी कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिपार्टमेंट, जिनमें जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो एचआर डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चर या आपके पास जो है वो एक्चुअल फंक्शनैलिटी वाला डिपार्टमेंट होगा जो सारे काम कर रहा होगा, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग फंक्शनैलिटी एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और हर डिपार्टमेंट का अपना डेटाबेस होगा। डेटाबेस क्या होता है? वेयर वी स्टोर होल डेटा, सारा डेटा जो है जिसको हम स्टोर करते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में भी हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। अकाउंट डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि एम्प्लॉयज़, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो और या स्टूडेंट्स हो, इन सब की जो है वो सैलरी और स्टूडेंट्स की जो है वो फीस, उनका सारा डाटा उनके पास होता है। ठीक है। डेटाबेस क्या होगा? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें वो सारा का सारा डाटा स्टोर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिट्रीव इट। अगर सारा काम हम पेपर पे करेंगे, रजिस्टर पे करेंगे, जो कि अब टोटली डिस्कार्ड हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर मौजूद है, एप्लीकेशन मौजूद है और हम ऑनलाइन सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी आसानी को बढ़ाने के लिए। ठीक है। सो डेटाबेस क्या है? इज अ कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर जिसमें पूरा का पूरा डाटा स्टोर होता है और आप उस डाटा को इजीली उस सॉफ्टवेयर से रिट्रीव भी कर सकते हैं। लेट से मैंने ये चेक करना है कि इस क्लास आईडी के कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस पे है, कितने स्टूडेंट हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट है, कितनी इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है, कितनी रह गई, तो वो सारा डाटा मैं वहाँ से फिल्टर लगा लगा के, मेरा डेटाबेस डाटा एक ही जगह पड़ा है पर मैं जो फिल्टर लगा रही हूँ, जो क्यूरीज लगा रही हूँ, उसी के बेसिस पे वो मुझे वही डाटा फेच करके ला रहा है। ठीक है। सो हर डिपार्टमेंट का ये हो गया हमारे पास, अकाउंट डिपार्टमेंट का अपना एक डेटाबेस हो गया। इसी तरह अगर हम रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितनी एनरोलमेंट्स हुई हैं, कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, एडमिशन टेस्ट कितने स्टूडेंट का पास हुआ, ये सारा डाटा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास स्टोर हो रहा है अपने डेटाबेस में। ठीक है। तो जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट, हर कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अपना डेटाबेस होगा सो दैट वो अपने डाटा को प्रॉपर्ली एक सॉफ्टवेयर में स्टोर कर सकें। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कंपनी तो एक ही है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग डेटाबेस है तो कहीं एक जगह चेंज होगा, एक एम्प्लॉय का डाटा लेट से अकाउंट डिपार्टमेंट ने चेंज किया
और वो बाकी डिपार्टमेंट में चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स कि हमारे पास कंकरेंसी नहीं आई। या तो ये कि अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो सब में जाके हर डिपार्टमेंट अपने अपने डेटाबेस में जाके उस एंट्री को चेंज करेगा। अगर यही चीज लेट्स से 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेंज करना है या 10 स्टूडेंट्स का स्टेटस चेंज करना है या 100 स्टूडेंट्स का, तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने डेटाबेस में जाके अपडेट करेगा। ठीक है, तो ईआरपी हमें क्या कह रहा है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हमें ये कह रहा है कि हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग डेटाबेस यूज करने से बेटर है कि हम पूरी उस कंपनी में एक सेंट्रलाइज डेटाबेस यूज करें और वो सेंट्रलाइज डेटाबेस हर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हो, सो दैट हमें जो डाटा अपडेट करना हो सिर्फ एक दफ़ा उस सेंट्रलाइज डेटाबेस में करना पड़े और उसको सारे डिपार्टमेंट इजीली एक्सेस कर सकें, हर डिपार्टमेंट के डेटाबेस में अलग अलग जाके ना करना पड़े, बिकॉज वी हैव वन सेंट्रलाइज डेटाबेस। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये यही कह रहा है, combines all database across departments into a single database that can be accessed by all employees. ERP automates the task involved in performing a business process. ERP क्या करता है कि हम किसी भी बिजनेस प्रोसेस पे हम काम कर रहे हो तो उसके टास्क को ऑटोमेट करता है, मींस ऑनलाइन जब आपने सिस्टम के थ्रू काम कर दिया एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है तो वो सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म हो रही हैं। ये वाली स्लाइड हम डिस्कस कर रहे थे, इस स्लाइड में ये था कि स्टार्ट से लेकर एंड तक अब तक जो है वो ERP कैसे इवॉल्व होता चला जा रहा है, किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। 1970s में क्या था हमारे पास, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में, मटेरियल मींस कि हमें जब जब कोई रिक्वायरमेंट, मेरी कंपनियां मुझे कोई मटेरियल चाहिए, कोई हार्डवेयर चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, सो उसके लिए मुझे उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, रिक्वायरमेंट है मुझे किसी मटेरियल की तो उसकी प्लानिंग कैसे होगी। फैक्ट्री मटेरियल इन्वेंट्री, एम्फेसिस ऑन फिजिकल एसेट, अपने फिजिकल एसेट्स पे हमें कब कौन से जो है वो मटेरियल की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। फिर उसके बाद MRP2, इसमें अब मटेरियल रिक्वायरमेंट के साथ साथ मैन्युफैक्चर रिसोर्स प्लानिंग भी आ गई, यानी कि अगर हम खुद से कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन स्केजुलिंग और मटेरियल हमें कुछ जो परचेज करना है उसकी भी प्लानिंग, और जो चीज़ हम खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं, इन हाउस डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी भी सारी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग हम कैसे कर सकते हैं। फिर 1990s में ERP का कॉन्सेप्ट जो है वो राइज हुआ। ERP क्या कह रहा है, डिपार्टमेंटल मॉड्यूल्स के, अब हम डिपार्टमेंट वाइज जो है वो चीज़ों को स्टोर करें। लेट्स से HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जनरल लेजर अकाउंट्स वगैरह जिसमें सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं, एसेट्स हमारे पास अभी हमारी कंपनी में कौन कौन से फिजिकल एसेट्स मौजूद हैं, ठीक है, कंप्यूटर हो गए, एसीज हो गए, ईच एंड एवरी फिजिकल एसेट जो होता है। बजट, हमारा बजट कितना है, परचेज ऑर्डर कितने आए, एंड एनालिटिकल CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। द मूव टूवर्ड इनटेंजिबल एसेट्स, मतलब हम टेंजिबल एसेट्स के साथ साथ, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट जो फिजिकल एसेट है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम उसके साथ साथ उनकी भी मैनेजमेंट करें और साथ साथ ऐसे एसेट्स भी करें जो इनटेंजिबल हैं। इनटेंजिबल मीन जो जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हाउ मच कस्टमर इज सेटिस्फाइड, इट इज नॉन टेंजिबल। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्वालिटी, क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है, सो ये क्वालिटी अगर होगी तो नजर आएगी, लेकिन फिजिकल कैसे एग्जिस्टेंस होगी, जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तब।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, ERP जब हमारे पास 1990s में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें क्या था कि हम टेंजिबल एसेट्स के साथ साथ इनटेंजिबल एसेट्स पे भी फोकस करें, लाइक क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंपनी की रेपुटेशन, ठीक है, ये सारी चीजें। फर्दर फिर ERP2 में हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, ग्लोबल सिस्टम्स, डिपार्टमेंटल मॉड्यूल्स, मतलब अगर नेशन वाइड जो है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो नेशन वाइड स्प्रेड है तो उसको हम कैसे सिंक कर सकते हैं, उसका कैसे सेंट्रलाइज डेटाबेस हो। डिपार्टमेंटल मॉड्यूल्स, अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी चल रहे हैं विद इन अ सिटी, ठीक है, लाइक इम्तियाज है तो उसके सिस्टम जो अलग अलग डेटाबेस है उनको कैसे सेंट्रलाइज किया जा सकता है, या चेज है, या जो जितने हमारे पास शॉपिंग मॉल्स है उनके सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया जाए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, ठीक है, हम कस्टमर को ऐसी सर्विसेज दें, ऐसे प्रमोशंस दें, ऐसे डिस्काउंट दें कि सो दैट कस्टमर रिटेन कर सके, स्विच ना करे। जिस तरह हम टीवी एड्स वगैरह देखते हैं, टीवी एड्स में भी हमारे पास इसी तरीके से होता है, ये जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, लाइक ये जो यूफोन और ये जैज वाले ये जो डिफरेंट एड्स दे रहे होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस, कोई एक पैकेज लॉन्च करता है तो दूसरा उससे ज्यादा बेटर रेट पे दे रहा होता है, सो दैट आपका कस्टमर रिटेन करे। ऐसा ना हो कि कोई और आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा पैकेज दे रहा हो और आपका कस्टमर स्विच कर जाए। तो आप इस तरीके की डील्स दें, इस तरीके के डिस्काउंट दें कि आपका कस्टमर रिटेन रहे। ठीक है, अब सही है आवाज? ओके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, कि हम किस तरीके से अगर हमें कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो वेंडर, सप्लायर, कंज्यूमर, सबको कैसे सिंक रखना है, कैसे एक सेंट्रलाइज डेटाबेस यूज करके हम इन सबको लिंक कर सकते हैं। अदर स्टेक होल्डर्स, जो हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, हमारे डेवलपर्स हैं। स्टेक होल्डर, जब हम किसी एंटरप्राइज की बात करते हैं तो उसमें स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, तमाम वो लोग जो प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ यूजर्स या कस्टमर ही स्टेक होल्डर नहीं हो सकते, वो सारे लोग स्टेक होल्डर होते हैं जो उससे, आपके उस सॉफ्टवेयर से, आपकी उस एप्लीकेशन से जो है वो इफेक्ट हो सके। वो डेवलपमेंट टीम भी होगी, वो सॉफ्टवेयर की वो मैनेजमेंट भी होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ होगी, कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो तमाम स्टेक होल्डर्स, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, सब स्टेक होल्डर्स के अंदर आ रहे हैं। तो ERP2 क्या कह रहा है, इन सबको भी थ्रू आउट साथ साथ मैनेज कर रहा है। अच्छा, कुछ क्यूरीज थी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल और इनटेंजिबल का डिफरेंस, ये टेंजिबल का मतलब ये होता है ऐसी चीजें जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो व्यू, जिनको आप व्यू कर सकें, जिनको आप टच कर सकें, जिनको आप सेंस कर सकें, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर टेबल की बात कर रही हूँ या मैं कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, तो ये सब क्या है, ये टेंजिबल एसेट्स है, फिजिकल एसेट्स है, जिनकी फिजिकल जो है वो एग्जिस्टेंस है, ठीक है। स्प्लिट AC हो गया, आपके पास जो है आपका हार्डवेयर हो गया, ये सारी चीजें फिजिकल एसेट्स हैं। नॉन टेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे, ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लाइक आपकी गुडविल, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर आपसे कितना सेटिस्फाई है। वो कब सेटिस्फाई होगा, जब आप उसको क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे होंगे। अब कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट प्रॉपर फंक्शनैलिटी कर रही है या नहीं कर रही, वो प्रोडक्ट तो इटसेल्फ एक फिजिकल एसिड है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी को जज करने के लिए आपको उसके फीचर्स देखने पड़ेंगे। तो उसके जो फीचर्स हैं वो डिटरमाइन करेगी कि उसमें क्वालिटी है या नहीं है। सो वो जो फीचर्स है या जो क्वालिटी है वो क्या है, वो नॉन टेंजिबल है। बेटा मैं म्यूट कर देती हूँ अपना माइक, तभी आवाज नहीं आती। ठीक है, तो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल में डिफरेंस पता चल गया। जिस तरह अगर मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो एक हार्डवेयर क्या है, एक टेंजिबल मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, LED, ये सारे फिजिकल। और सॉफ्टवेयर, विंडोज, विंडोज क्या है, नॉन टेंजिबल जो या इनटेंजिबल एसेट है, जो किस तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस बता रहा है, थ्रू इट्स फंक्शनैलिटी, जो चल रही है तो पता चल रहा है। हम कह रहे होते हैं ना विंडोज दोबारा से इंस्टॉल करनी है, तो कैसे हम बताते हैं, कैसे हमें पता चलता है,
उसकी फंक्शनैलिटी की बेसिस पे। अगर वो अपने टास्क जो है वो स्लो कर रही है, एप्लीकेशन बहुत देर से ओपन हो रही है, विंडोज हैंग हो रही है, तो फिर कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, बट थ्रू इट्स फंक्शनैलिटी हमने डिटरमाइन किया। ठीक है, इसी तरह जो एप्लीकेशंस हैं, कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, वो सारी क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स हैं। सो ईआरपी जो है वो क्या कर रही है? एमआरपी पे हमारे पास क्या था? सारी चीजें मटेरियल फिजिकल एसेट्स पे फोकस कर रही है। ईआरपी क्या कह रही है? फिजिकल के साथ साथ हम इनटेंजिबल को भी देखें, जो चीजें हमारे पास जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम उन पे भी फोकस करें। और ERP2 क्या कर रहा है? ERP का ही इनहेंस वर्जन है, जो कि ये बता रहा है कि हम जो चीज, लेट से अगर हम विद इन अ कंपनी, एक कंपनी जो एक लैंड पर है, एक बिल्डिंग पे, उसका डाटा सेंटर अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस है, तो अगर मेरे पास मल्टीपल उस कंपनी से रिलेटेड है, जैसे इम्तियाज है, अब इम्तियाज के जगह जगह आउटलेट्स हैं, तो हर आउटलेट का, जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि जेल चौरंगी वाले जो चेज है, ठीक है, जेल चौरंगी के चेज का एक अपना सेंट्रलाइज डेटाबेस है जिसमें उसका अपना डाटा सारा स्टोर हो रहा है। वही चीज अगर मैं जौहर मोड़ पे जो चेज है, उसका एक अपना सेंट्रलाइज डेटाबेस है जो विद इन एन जो बिल्डिंग के अंदर है, उन सबका डाटा एक्सेस हो रहा है। सो दैट इज ईआरपी। ERP2 क्या होगा कि मैं जितने भी चेज हैं कराची में, उन सब के डेटाबेस को सेंट्रलाइज कर दूं, मींस वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए। तो दैट इज ग्लोबल सिस्टम। या अगर कोई ऐसी कंपनी है जो नेशन वाइड है, जिसके एक एक ब्रांच यहाँ पे, एक यूएस में, तो मैं उनके डाटा को भी सेंट्रलाइज कर दूं, दैट वुड बी ERP2। ERP का एनहांस वर्जन है कि अगर आपके पास नेशन वाइड या डिफरेंट लोकेशंस पे भी डाटा है, तो आप उसको कैसे सेंट्रलाइज कर सकते हैं, सो दैट एक जगह से मैं दूसरी जगह एक्सेस कर सकूं। इसकी एक एग्जांपल ऐसी भी हो सकती है कि मैं एक दफ़ा जे डॉट गई, वहाँ पे मुझे एक जो है ना प्रोडक्ट उनकी पसंद आई। अब उसका साइज़ का इशू था, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये चेक करके बता दें। मैं उस वक्त थी तारिक रोड डॉल्मेन मॉल वाली ब्रांच में ना, तो वहाँ साइज़ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप चेक कर लें कि आप कौन सी वाली, बहादराबाद वाली ब्रांच पे देख लें, शायद वहाँ पे मिल जाए, ठीक है, या लकी वन की ब्रांच पे देख लें। तो मैंने कहा कि आप अपने सिस्टम से मुझे चेक करके बता दें कि क्या इन जो 2 ब्रांचेस आपने मैंने बताई हैं, किसी और आउटलेट में इसका मीडियम साइज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने अपने सिस्टम पे चेक किया, इट मींस कि उनका डेटाबेस बाकी और ब्रांचेस के डेटाबेस से कनेक्टेड था। तो उन्होंने मुझे सर्च करके बता दिया कि नो मैम, ये वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। तो आसानी हो गई, वरना मुझे जाना पड़ता, मुझे देखना पड़ता, वो चीज़ मैंने वहीं से ही चेक करवा ली। सो दैट इज कि उनकी जितनी भी आउटलेट्स हैं, वो सब आपस में क्या है? सेंट्रलाइज्ड है, मर्ज है। सो दैट इज ERP2। ERP2 में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपार्टमेंटल मॉड्यूल्स। यही चीज़ कि आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ग्लोबल सिस्टम्स हैं, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, किस तरीके से डिफरेंट सर्विसेज देकर हमने कस्टमर को रिटेन करना है, सो दैट कि वो हमारी सर्विस छोड़ के कहीं और कोई और सर्विस जो है वो अटेम्प्ट ना करे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी हो सकती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मींस वेंडर, सप्लायर, कंज्यूमर, ईच एंड एवरी सबको हम क्या कर रहे हैं? एक सेंट्रलाइज डेटाबेस दे रहे हैं कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड है, वो फॉरन फॉरन मिले। ठीक है, हर कोई अवेयर हो, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस हो, जो रिक्वेस्ट जहाँ से जाए वो वेंडर को भी उसका स्टेटस पता हो, सप्लायर को भी, कंज्यूमर को भी, कस्टमर को भी, सबको। सो हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी हो। ऐसा ना हो कि हमें वेट करना पड़े कि ये ऑर्डर वेंडर के पास पहुंचेगा, वेंडर हमें चेक करेगा कि उसके पास रिसोर्स है या नहीं। सो वो सारी चीज़ें हमने सेंट्रलाइज कर दी, सिस्टम में डाल दी, सो हर कोई उसको ईजिली एक्सेस कर सकता है। हाउ डू ERP सिस्टम्स वर्क? ठीक है, ERP सिस्टम कैसे काम करेंगे? वी हैव सेंट्रलाइज डेटाबेस, ठीक है, ये हमारे पास एक सेंट्रल डेटाबेस है। इस सेंट्रल डेटाबेस में कस्टमर साइड से हमारे पास क्या डाटा आ रहा है? सेल एंड डिलीवरी एप्लीकेशन। कस्टमर कोई भी डिलीवरी एप्लीकेशन या सेल एप्लीकेशन कर रहा है, वो सेंट्रल डेटाबेस में जाएगी। सर्विस एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कस्टमर की तरफ से, वो भी डेटाबेस में जाएगी। मैनेजर्स एंड स्टेक होल्डर्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? रिपोर्टिंग एप्लीकेशंस। मैनेजर्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी कि रिपोर्टिंग किस तरीके से होनी है, रिपोर्ट का स्टेटस क्या है, ऑर्डर का स्टेटस क्या है। सो वो रिपोर्टिंग एप्लीकेशन भी आपकी सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्टेड होगी। एम्प्लॉयज के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? HR मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स, जो कोई ईमेल्स आ रही हैं वो सब, ये सारी चीजें एक ही सेंट्रल डेटाबेस पे है।
सप्लायर्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस एंड इन्वेंट्री एंड सप्लाई एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से कनेक्टेड है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ईआरपी, जब हम ईआरपी की बात करें सो वी हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ ईआरपी के डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज हम किस तरीके से उसको ब्रेक कर सकते हैं। जी दानियाल, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, जब कोई क्यूरी हो या कुछ पूछना हो ना तो आप अपना हैंड रेस कर दिया करें। हैंड रेस करेंगे तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि कोई क्यूरी है। ठीक है, तो मैं फिर यहाँ से अनम्यूट कर दूंगी। अगर मैं सबके माइक यहाँ से ऑन कर देती हूँ तो फिर बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है, तो अगर कोई क्यूरी हो या कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगी, फिर आपकी जो भी क्यूरी हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं अनम्यूट कर दूंगी तो उसकी वजह से फिर बहुत ज्यादा जो है ना वो डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, मॉड्यूल्स हमारे पास क्या, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ईआरपी के? ईआरपी, अच्छा ईआरपी समझ में आ गया कि ईआरपी इटसेल्फ, अगर जनरल डेफिनेशन की बात करें, जाहिर है अभी डिटेल तो अभी हमने इतनी पढ़ी नहीं है। ठीक है, जो मेन डेफिनेशन है वो समझ में आ गई ईआरपी की। ओके गुड। ठीक है, ईआरपी इज बेसिकली कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, सो हर डिपार्टमेंट का अलग डेटाबेस होने से बेटर है कि हम एक सेंट्रलाइज डेटाबेस रखें और उस सेंट्रलाइज डेटाबेस को हर डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर दें, सो दैट हर डिपार्टमेंट से इजीली हम इंफॉर्मेशन को जो है एडिट, अपडेट, डिलीट और व्यू कर सकें। ठीक है, नाउ वी हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ ईआरपी। फर्स्ट वन इज फाइनेंस, सेकेंड वन इज एचआर, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी? बुक कीपिंग, जर्नल लेजर की मेंटेनेंस, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल। कौन कौन से अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमने रिसीव करने हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी लाइबिलिटीज हैं जो हमने पे करनी है, अकाउंट पेएबल। जर्नल लेजर, जिसमें अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हो तो जर्नल लेजर आपने बनाने देखे होंगे कि जर्नल लेजर किस तरीके से बनते हैं। मॉड्यूल्स फॉर बुक कीपिंग एंड मेकिंग श्योर द बिल्स आर पेड ऑन टाइम। ठीक है, सो ये दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंस। ये काम जो आप मैनुअली कर रहे हैं ये ऑनलाइन सिस्टमेटिक वे पे भी हो और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो। एचआर, सॉफ्टवेयर फॉर हैंडलिंग पर्सनल रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एचआर डिपार्टमेंट। एचआर का कंपोनेंट है
मीन्स बेसिकली ये बता रहे हैं कि जब हम ईआरपी की बात कर रहे होते हैं तो ईआरपी के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट हमने देख लिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसमें ये टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, सॉफ्टवेयर फॉर हैंडलिंग। और हर इस टास्क को या हर इस कंपोनेंट को करने के लिए वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होंगे जो ये काम परफॉर्म कर रहे होंगे। एचआर ह्यूमन रिसोर्स के लिए सॉफ्टवेयर फॉर हैंडलिंग पर्सनल रिलेटेड टास्क और कॉर्पोरेट मैनेजर्स एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। लाइक वी शुड हैव अ सॉफ्टवेयर जिसमें ट्रैकिंग हो सकती हो एम्प्लॉयज की, कौन कब आया, कितनी लेट आया, कितनी जल्दी टास्क परफॉर्म किए, ताकि मैनेजर लेवल पे जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं उनको हेल्प आउट हो सके। ठीक है, एचआर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उनको सर्टिफिकेट्स देने, प्रमोशंस करनी है, किस बेसिस पे प्रमोशंस देनी है। पेरोल, ठीक है, किस तरीके से पेरोल जनरेट करना है, किसकी सैलरी कितनी है, बेसिक अलाउंस कितना है, आपको मेडिकल अलाउंस कितना देना है, ये सारी चीजें पेरोल की। मींस अब ये चीज मैनुअल होने के बजाय हर चीज थ्रू सॉफ्टवेयर हो। सो ये ईआरपी के कंपोनेंट्स है। ईआरपी ये कह रहा है कि हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हो जो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस से कनेक्टेड हो। एंड देन सेल्फ सर्विस एचआर, लेट से मुझे देखना है कि मेरी अब तक कितनी जो है वो एब्सेंट हो चुकी हैं, कितनी सैलरी डिडक्ट हो सकती है, मेरा ओवर टाइम कितना है, मुझे कितनी जो है वो मतलब सैलरी ज़्यादा मिल सकती है, ग्रेस कितना मिल सकता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एम्प्लॉय के एंड पे भी एंड मैनेजरियल लेवल पे भी। जी मोहम्मद दाऊद, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको यहाँ से। ओके मैम, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे आप बोलिए ये सब सॉफ्टवेयर पे ईआरपी हमें बोल रहा है ये सब सॉफ्टवेयर पे होगा, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है वो कौन बना के देगा? हाँ तो वही तो ईआरपी। अच्छा, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन हाउस डेवलपमेंट भी हो सकती है और आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आप हर दफा स्क्रैच से बने, सो आप यूजुअली आउटसोर्स कर रहे होते हैं। बनाए सॉफ्टवेयर होते हैं, आप उन बने बनाए रेडीमेड सॉफ्टवेयर को इम्बेड करते हैं अपने सिस्टम में और थोड़ा बहुत उसकी कस्टमाइजेशन करते हैं, क्योंकि वो रेडी वेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। आपने सिर्फ उनको क्या करना होता है, अपने पास इम्बेड करके अपने नेटवर्क पे चलाना होता है और उनको कस्टमाइज करना होता है अपनी एप्लीकेशन के या अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली, अपनी कंपनी के सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज करते हैं। और कुछ केसेस में ऑर्गेनाइजेशन खुद भी बना रही होती है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास ईआरपी का, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स। A group of applications for planning production, taking orders and delivering product to the customer। यानी कि ये टास्क करने के लिए भी we should have different सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर चूज कैसे करना है आपने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स कोई भी 100% कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं होता। आपको किसी सॉफ्टवेयर को एम्बेड करके उसको कस्टमाइज करना होता है, कुछ चीजें खुद से ऐड करनी हो सकती हैं, हो सकता है कुछ चीजें आपको खुद से कोड भी करनी पड़े। जरूरी नहीं है कि हर दफा स्क्रैच से आप बनाए, तो जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप खुद से जो है वो ओवरकम करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप फॉर प्लानिंग। अच्छा, इसमें क्या क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर हो जो क्या करे, प्लान करे प्रोडक्शन, कि हमने प्रोडक्शन लेट से ऑर्डर आया है तो हमने और चीज़ों को देखते हुए किस तरीके से प्रोडक्शन प्लान करनी है, कब प्लान करनी है, कितना डिले देना है, कितनी देर का डिले करना है, लैग कितना करना है, ऑर्डर कब लेना है, जब ऑर्डर हमने ले लिया उसको फिर डिलीवर कैसे करना है कस्टमर के मतलब उसका एड्रेस लेना है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिस्टमाइज्ड वे में। जैसे हम कोई ऑनलाइन चीज़ अगर हम परचेज कर रहे होते हैं दराज से, तो वो हमसे एड्रेस देता है और ये ऐसा थोड़ी कि वहाँ के कोई पर्सन बैठा होगा जो रजिस्टर पे बैठ के नोट कर रहा होगा। ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही होती है सिस्टम के थ्रू। जी हसन, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, मोहम्मद हसन खान। मैम मेरी तरफ से ना वॉइस का थोड़ा इश्यू हो, नेट का प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ी मेरी मिसिंग हो गई है। क्या हो गई है, मुझे आवाज सही नेट नहीं का है। प्रॉब्लम हो गया था, मेरी तरफ से नेट का प्रॉब्लम हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ तो फिर अब जो चीज मिस हो गई है वो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना बेटा। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, और जो रह गया उसको छोड़ के कि वो रह गया अब आगे का भी समझ नहीं आएगा तो ये गलत है।
ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हमें परफॉर्म करनी है, प्रोडक्शन प्लानिंग, कब कौन सी प्रोडक्शन कब करनी है, मटेरियल्स मैनेजमेंट, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट हमने करनी है, मटेरियल कौन कौन सा मटेरियल हमारे पास मौजूद है, कब कम होना है, तो फिर जो है वो एक मैसेज जनरेट करना है, एक नोटिफिकेशन जनरेट करना है, ये सारी चीजें कैसे करनी है। ठीक है, ऑर्डर एंट्री एंड प्रोसेसिंग, कोई भी ऑर्डर आ रहा है तो उस ऑर्डर की आपके सिस्टम में डेटाबेस में एंट्री कैसे होनी है और वो ऑर्डर प्रोसेस कब होगा, आगे फॉरवर्ड कैसे होगा, नोटिफिकेशन कैसे जनरेट करनी है। एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट की इन्वेंट्री में क्या पड़ा है, क्या चीज़ और हमें कॉल करनी है, कौन सी मंगवानी है, कौन सी चीज़ कम हो रही है। सो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में थ्रू एनी सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है और इन कंपोनेंट्स पे काम करने के लिए वी शुड हैव डिफरेंट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि कनेक्टेड हो एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस से। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मैं फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस भी लूंगी। जब तक दानियाल का आई गेस कोई क्वेश्चन है, जब तक 2 मिनट्स हैं हम क्वेश्चन ले लेते हैं दानियाल का। जी दानियाल। मिस ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है इसमें? अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट जो है, रिस्क मैनेजमेंट तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। हम तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास अभी कौन से कंपोनेंट्स हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, वो जो ओके प्रोजेक्ट मिस, थैंक मैनेजर यू। हैं वो तो ऑलरेडी हमारे रिस्क को एनालिस कर रहे होंगे। आरएमएम प्लान होगा, रिस्क मैनेजमेंट, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, तो वो चीजें तो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ऑलरेडी कर रहे होंगे। वो ईआरपी का पार्ट नहीं है। ईआरपी के अंदर तो हम ये 3-4 मॉड्यूल्स हैं जिनको ब्रेक करके हम काम कर रहे होते हैं। जी क्लास, यहाँ तक और कोई क्यूरी है? ठीक है, लेट से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही ब्रेक जैसे ही मीटिंग एंड होती है दोबारा फॉरन सेम मीटिंग आईडी पे ज्वाइन करेंगे। जी दानियाल, रबी एंड दाऊद, 1 बाय 1 आपका टर्न आ सकता है। जी दानियाल, शबीर। जी दानियाल, आप अनम्यूटेड हैं। मिस वो पहले का हैंड रेज है, सॉरी। जी रबीउल हसन। अस्सलाम वालेकुम मिस, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे कुछ कज़न हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट? तो ठीक है। उन्होंने कहा यानी उनसे बात होती थी तो वो कहने लगे कि जैसे ये ईआरपी है, अब ये जैसे डाउनग्रेडेड हो रहा है, अब जो सैप आ रहा है इसकी जगह। तो मुझे काइंडली ये बताइएगा कि इस कोर्स में हम सैप का ओवरव्यू या सैप के बारे में पढ़ेंगे या सिर्फ ईआरपी है? क्योंकि मैंने इसमें पढ़ा था जो वो ब्रोशर वगैरह मिला था एडमिशन के वक्त, तो उसमें सैप भी कुछ था, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स और